Dear students, previously we have studied about the four fundamental forces. Now there is a comparison of all fundamental forces. The four fundamental forces are represented in table form for comparison with each other. You can see first and second are gravitational force and electromagnetic force having infinite range, but the electromagnetic force is very much stronger than gravitational force. The gravitational force acts between all objects of the universe, but the electromagnetic force acts only between charged particles. Number 3 and 4 are weak force and strong nuclear force. Both are very short range, but the strong nuclear force is even stronger than the weak force. The weak force acts between the elementary particles like electrons and neutrino, whereas the strong nuclear force acts between the nucleons, that is neutrons and protons, and heavier elementary particles. Thus, you can see different fundamental forces has different properties, different range, different strength, and act between the different types of particles. Now we will discuss about the nature of physical laws. In science, we deal with various physical quantities like mass, weight, linear momentum, impulse, angular momentum, charge, electric current, electric potential, and many more. During various physical processes, some physical quantities gets changed and some quantities remains constant. For example, total energy and total linear momentum of an isolated system always remains constant, conserved. ये बात आपने 9th की साइंस में पढ़ी हुई है, जिसको आप संवेग संरक्षण का नियम कहते हो. मोमेंटम यहाँ पर संवेग है. तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आप ये कहते हो कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है. तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें कुछ क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ चेंज हो जाती हैं. द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस at any time at any place of universe form the basis of conservation laws. जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस के अंदर, चाहे वो किसी भी टाइम और किसी भी जगह हो रहे हों, कांस्टेंट रहती हैं, वो कंजर्वेशन लॉ का बेस बनाती हैं. दीज कंजर्वेशन लॉज डू नॉट चेंज विद टाइम एंड स्पेस इन यूनिवर्स. ये कंजर्वेशन लॉज टाइम के साथ और स्थान के साथ, प्लेस के साथ चेंज नहीं होते. जैसे आज अगर एनर्जी कंजर्व है तो आज से 10 साल पहले भी यही लॉ था कि एनर्जी कंजर्व रहती है. ऐसे ही अगर कोई लॉ इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, वही लॉ दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी एप्लीकेबल रहेगा. नेचर के लॉज कभी भी अपने आप को नहीं तोड़ते, वो हर जगह हर टाइम एप्लीकेबल रहते हैं. अब हम कुछ बेसिक कंजर्वेशन लॉज को डिस्कस करेंगे. जैसे कि आपने पहले पढ़ा ही हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन आपने अपने आप लिखनी है. सेकंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इन एनी केमिकल प्रोसेस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास सेम रहता है. मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है. लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है, सम मास ऑफ रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा. न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको आप नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिखंडन और नाभिकीय संलयन आपने सुना हुआ है, इन रिएक्शंस में कुछ रिएक्टेंट्स का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होती हैं. दस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को डिस्कस करना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट टोटल मास प्लस एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। मास और एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है और मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड एज। आइंस्टीन ने एक हमें स्पेशल इक्वेशन दी है जिससे हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। द रिलेशन इज E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्र। डेल्टा एम और m इज अ मास दैट डिसअपियर्स, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मास में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर डेल्टा एम या m से लिखा जाएगा, और c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इस तरह से हम मास के डिसअपियर होने से जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे हम सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नोट, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है, लेकिन नेट चार्ज को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल कैसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ये बात भी हम +1-2 की फिजिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ये सेम वही लॉ जो आपने 9th क्लास में संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था। किसी आइसोलेटेड मतलब जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रही, उसमें टोटल लीनियर मोमेंटम संवेग संरक्षित रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल भी आपने पढ़े हुए हैं, जैसे रिकॉइल ऑफ गन का पीछे की ओर झटका देना, ऐसे ही रॉकेट प्रोपल्शन, ये सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एज इन स्ट्रेट लाइन मोशन, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है और वो कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। और अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, इन सभी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। सेकेंड एग्जांपल, ड्यूरिंग स्पिनिंग मोशन ऑफ आइस स्केटर। जब एक आइस स्केटर घूमती है तब उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। नोट, ऑल ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन ऑफ नेचर फॉलोज दीज बेसिक कंजर्वेशन लॉज। नेचर में जितने भी फिनोमिनन हो रहे हैं वो ये बेसिक कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करते हैं। सो दीज कंजर्वेशन लॉज आर आल्सो फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। तो इन कंजर्वेशन लॉज को भी हम फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर कह सकते हैं। नेचर अपने लॉज को कभी नहीं तोड़ता। सेकंड, 4 फंडामेंटल फोर्सेज एंड द कंजर्वेशन लॉज helps us to explain various physical processes happening around us and helps us to derive various physical relations as we will see in upcoming chapters। जो फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़ी हैं और जो कंजर्वेशन लॉज हमने पढ़े हैं, ये हमें बहुत सारे फिजिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं और बहुत सारी फिजिकल रिलेशंस को ड्राइव करने में हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प से आने वाले चैप्टर्स में हम कुछ नई चीज़ें ड्राइव करेंगे। थैंक यू।